हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, इसका पार्ट नंबर 3। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी के 2 पार्ट देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम लोग बर्ड ज्योग्राफी के नाम से भी जानते होंगे। इसमें हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी अभी कवर कर रहे हैं, जिसको हिंदी में भू आकृति विज्ञान कहते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक ये काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर जाकर के सर्च करना होगा क्लब IAS एस्पिरेंट। जैसे ही आप लोग क्लब IAS एस्पिरेंट सर्च करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको हमारी सारी सीरीज मिल जाएंगी। अभी मैं आपको 3 सब्जेक्ट की सीरीज अभी दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ ज्योग्राफी की देखना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर ज्योग्राफी बाई RG सर। जैसे ही आप लोग ज्योग्राफी बाई RG सर सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ सिर्फ ज्योग्राफी की सीरीज मिलेंगी। तो आपको सर्च करने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली। ओके, लेकिन अगर आप लोग पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, आप उसमें आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इन्हांस करना चाहते हैं, तो और कम समय में ज़्यादा आउटपुट देना चाहते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो आपको जैसे ये ज्योग्राफी बाई RG सर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ज्योग्राफी की जगह पर सिर्फ पॉलिटी बाई RG सर लिखना है। जैसे ही आप लोग पॉलिटी बाई RG सर लिखेंगे तो आपको पॉलिटी की पूरी सीरीज मिल जाएगी। इसी तरह आप लोग अगर इकोनॉमिक्स की देखना चाहते हैं तो आपको पॉलिटी की जगह इकोनॉमिक्स लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स बाई RG सर। जैसे ही आप लोग इकोनॉमिक्स बाई RG सर लिखेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज मिल जाएगी। आप लोग जानते हैं, जैसे मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, इसी तरह मैं आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। ओके, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली। अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं, तो आप लोग इससे जाकर के देख सकते हैं। और हमारा चैनल अभी नया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे नॉलेज है सभी तक पहुँच पाए। ओके, और एक अनाउंसमेंट है, आपको वेडनेसडे को, ओके, वेडनेसडे को आपका जो टेस्ट है, जो PDF टेस्ट होने वाला था, वो अब होगा। सभी लोग तैयार हो जाइए। इसकी एक मैं डिटेल वीडियो आपको कल उपलब्ध करा दूंगा, सभी लोग जाकर के देख लीजिए, जिससे आपको बाद में समस्या ना आए कि किस तरह से आपको टेस्ट देना है, वो मार्कशीट लेके आना है, कब किस वक्त आपको ऑनलाइन रहना है। तो आपको बुधवार को, मतलब 3 तारीख, तीसरा महीना और 2021, ओके, इस दिन को आपको शाम को 5 बजे टेलीग्राम पर ऑनलाइन रहना है। लेकिन कल एक वीडियो आपको देखनी है कंप्लीट, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा। क्या प्रोसेस होगा, कैसे हमको क्वेश्चन चेक करने हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, कितना समय होगा, तो ये डिटेल वीडियो आपको कल हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ओके, तो मैं कल आपको शाम तक ये उपलब्ध करा दूंगा, आप लोग जाकर के सभी लोग देख लीजिए। और कुछ आपको मटेरियल लेके आना था, मैंने आपको बताया था, तो वो भी मैं इस वीडियो में दोबारा से बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको लेके आनी है अगर आपको इस टेस्ट में आकर के पार्टिसिपेट करना है। और ये किसका होगा, ज्योग्राफी का होगा। तो मैं सारा बताऊंगा कौन कौन से कल टॉपिक आएंगे, क्या समय होगा, तो बहुत डिटेल में वीडियो आपको कल मिल जाएगी शाम को 5 बजे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे, मैंने आपको कल बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करा देता हूँ जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन पाए। तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। मैंने आपको बताया था कल कि हमारी प्यारी पृथ्वी है, इस पर 4 तरह के मंडल पाए जाते हैं। एक जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ओके, हिंदी में इसको जलमंडल बोलते हैं। दूसरा वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और तीसरा लिथोस्फीयर। जहां पर ये तीनों मिलते हैं वहां पर बनता है बायोस्फीयर, ओके, जिसको हिंदी में जयमंडल बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर है, इसको हम लोग ओशनोग्राफी, यानी कि हिंदी में जिसको समुद्र विज्ञान के नाम से आप लोग जानते होंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसी तरह एटमॉस्फेयर वाला जो टॉपिक है, ये हम लोग क्लाइमेटोलॉजी, इसको हिंदी में जलवायु विज्ञान बोलते हैं, इसमें कवर करेंगे। इसी तरह जो बायोस्फीयर है ना, इसको हिंदी में जयमंडल बोलते हैं, इसमें हम लोग इन्वायरमेंट में, यानी कि हिंदी में इसको पर्यावरण बोलते हैं, इस वाले टॉपिक में कवर करेंगे। इसी तरह लिथोस्फीयर, इसको स्थल मंडल बोलते हैं, इसको किस में कवर करेंगे, इसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में कवर करेंगे, मतलब स्थल स्वरूप का अध्ययन करेंगे। अब भैया स्थल का संबंध पृथ्वी की आंतरिक सतह से भी है, तो इसीलिए इस स्थल स्वरूप का अध्ययन करने के लिए पहले हम लोग छोटा सा टॉपिक देखेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, ये भी तो हमें जानना है, क्योंकि इसका संबंध भी तो स्थल ही से है। और पृथ्वी कुछ ऐसा थोड़ी ना भैया, पृथ्वी के ऊपर ही तो स्थल पाया जाता है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि भैया हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। तो एक छोटा सा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम लोग इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और दूसरा टॉपिक है, काफी लंबा है और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट आप लोग लगाना चाहते हैं इसको लगा लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इसको नंबर 1 को। अब देखिए, पहले मैं आपको एकदम बेसिक से ले जाऊंगा एडवांस की ओर। अब देखिए, इस तरह से मैं आपको एक इमेज दिखा दूं, आप लोग एकदम कंफ्यूज जाएंगे और कहेंगे कि सारी क्या है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से आराम से पढ़ते जाइए। तो कॉपी पेन एक रख लीजिए, आज आपको इतने फैक्ट पता चलेंगे, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको सारे फैक्ट याद हो जाएंगे, यानी कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इतने फैक्ट होंगे, अगर आप लिखने के लिए बैठ गए ना,
तो आपका 2-3 पेज भर जाएंगे फैक्ट लिखते लिखते। तो इसलिए आपको समझ में आज आ जाएगा कि हमें रटने से ज़्यादा समझने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे आप लोग फैक्ट कभी भूलने वाले नहीं हैं। ओके, अब देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी हमारी प्यास की तरह है, आप लोगों ने प्यास तो खाई होगा ना। अब प्याज कैसा होता है, एक छिलका हटाओगे तो उसके बाद दूसरा छिलका निकलेगा, फिर उसको भी हटाओगे तो एक और छिलका निकलेगा। इसी तरह हमारी पृथ्वी भी है भैया, इसमें बहुत सारी लेयर पाई जाती हैं। तो इसको भी भैया हमने देखा, तो मोटे तौर पर पहले हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, आप लोग इस तरह से हमने पृथ्वी को 3 भागों में बांट करके देख लिया। अब इसको हमने एक नेक्स्ट डायग्राम बनाया। अब कहेंगे सर एक गोल हमारी पृथ्वी है, कुल्फी कहाँ से आ गई? तो एक कुल्फी कैसे आ गई ये भी समझ लीजिए। हमने पृथ्वी का अध्ययन किया तो इसके लिए भैया एक पृथ्वी का केंद्र था, यहाँ से लेकर के एक इस तरह की एक काट बनाई। क्यों बनाई? जिससे हम पृथ्वी की सारी सतहों का अध्ययन कर सके। जैसे आप लोग तरबूज लेने जाते हैं ना, तरबूज तो खाए होंगे आप लोग। अब तरबूज लेने जाते हैं तो कहते हैं भैया ये पका हुआ है नहीं है, अंदर से लाल है नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा ये मीठा है नहीं है? तो वो क्या करता है तरबूज वाला, ऐसे एक चाकू लेता है, ऐसे एक मस्त कट मारता है और ऐसे निकाल करके एक आपको पीस दिखा देता है। ओके, इस तरह से कुछ वो पीस निकाल करके देता है। तो इसी तरह से हमने पृथ्वी भी भैया हमको देखना था कि पृथ्वी हमारे अंदर किस तरह की है। जिस तरह से हमने तरबूज को चेक किया था इस तरह से कट लगा करके, इसी तरह हमने इसको भी पृथ्वी को एक कट लगाया और इस तरह से इसको निकाला और हमने देखा कि भैया हमारी पृथ्वी कैसी है। तो हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से हमारी पृथ्वी है इसको एक भाग निकाल लिया जिससे हम इसका अध्ययन कर सके। तो इसकी जो फर्स्ट लेयर है ये वाली है, सेकंड लेयर ये, थर्ड लेयर है। तो जो फर्स्ट लेयर है भैया ये किससे निर्मित है हम लोग देखते हैं। तो ये सियाल से निर्मित है भैया। सियाल क्या चीज है? ओके, सियाल क्या है भैया? ये एलिमेंट है इसके अंदर। तो एसआई का मतलब है सिलिका, एल का मतलब है एल्यूमिनियम, यानी कि फर्स्ट वाली लेयर है इस सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। तो इस तरह से पूछा जाता है कि जो फर्स्ट वाली लेयर है भैया इसमें किसकी अधिकता है। तो सियाल, सीमा, नीफे इस तरह से दे देगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो फर्स्ट वाली लेयर है उसमें सियाल और मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल बोलते हैं। इसी तरह दूसरी लेयर भैया, इसमें कौन से एलिमेंट है भैया, कौन से एलिमेंट से मिलकर के दूसरी लेयर बनी है? तो ये सीमा से निर्मित बनी है। तो सीमा का मतलब क्या हुआ भैया? सीमा वो लड़की वाली सीमा नहीं है। तो एसआई का मतलब सिलिका हो गया और एमए का मतलब मैग्नीशियम हो गया। तो कौन सा रॉकेट साइंस आपको ध्यान रखना है। इसी तरह जो तीसरी वाली लेयर है ये पूछा जाता है। ओके, तो ये नीफे से निर्मित है। तो नीफे का मतलब एनआई का मतलब निकिल, एफई का मतलब फेरस। ओके, तो कोई भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा फैक्ट की बात कर लेते हैं। मैं आपको हल्के हल्के एकदम एडवांस की ओर ले जाऊंगा। तो जो पहली वाली लेयर है भैया ये कितनी गहराई तक आपको देखने को मिलेगी? ये आपको 0 से लेकर के 50 किलोमीटर की गहराई तक आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह जो सीमा है मतलब दूसरी वाली लेयर है भैया, इसकी गहराई आपको 2900 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। इसी तरह नीफे है भैया, ये तो एकदम केंद्र में है। तो हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आप लोग जानते हैं, 6371 किलोमीटर। तो जितनी त्रिज्या है उतनी भैया इसकी गहराई भी होगी, क्योंकि हमने केंद्र तक एक काट मारी है। मतलब जो पृथ्वी काटी है ना, कहाँ तक काटी है? केंद्र तक काटी है। अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है भैया, यहाँ पर 6371 है, कहीं किसी बुक में या फिर आप नेट पे सर्च करेंगे तो वहां पर 371 की जगह 72, 74 भी दिया रखा हो सकता है। तो आप लोग परेशान होइए। अब हमारी पृथ्वी एकदम ऐसे अंडाकार, तो मतलब अंडाकार नहीं मतलब एकदम गोला तो है नहीं। कहीं पर भैया उसकी त्रिज्या कम हो सकती है, कहीं पर ज्यादा हो सकती है। हमने इंची टेप से तो मापा नहीं है, पृथ्वी के अंदर तो कोई गया नहीं है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व किया। अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि हमें कैसे पता चला पृथ्वी के अंदर क्या है, क्योंकि उसके अंदर जाना संभव नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है? अगर आप लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना तो प्रति 32 मीटर, सिर्फ और सिर्फ 32 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं लगभग में 3 किलोमीटर अगर आप अंदर चले जाएंगे ना, तो 3 किलोमीटर अंदर जाने पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग गर्मियों के मौसम में 35 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचता है और हमारी हालत खराब होने लगती है। लगता है भगवान अब हमको उठा ले। ओके, तो ऐसा लगता है। और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस सिर्फ 32 मीटर की दूरी पर हो जा रहा है। और सोचिए मतलब 3 किलोमीटर की दूरी पर हो जा रहा है। अब सोचिए 6371 की जब गहराई पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप लोगों घर में याद अच्छी है तो कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिए। ओके, अब देखिए जो जो फर्स्ट वाली लेयर है भैया, इसकी मोटाई भी कम ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भैया, इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
जो फर्स्ट वाली लेयर है मतलब जो सियाल से निर्मित है इसी को क्रस्ट बोलते हैं, मतलब पहली वाली लेयर है इसको क्रस्ट बोलते हैं। अब इस तरह से पूछा जाता है क्रस्ट किससे निर्मित है, तो आपको 2-4 ऑप्शन दे देगा, सियाल, सीमा, नीफे। तो आपको ध्यान रखना है जो क्रस्ट है, जो पहली लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और वो किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है, मतलब सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। इसी तरह जो दूसरी वाली लेयर है उसको मेंटल बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, क्रस्ट के बाद मेंटल बोलते हैं। और जो क्रस्ट है ना इसको हिंदी में परपट्टी बोलते हैं, मेंटल को हिंदी में भैया मेंटली बोलते हैं, अब इसमें कोई इसका ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसी तरह कोर है भैया, कोर को कोर ही बोलते हैं, इसका भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड लेयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड लेयर मेंटल है, वो किससे निर्मित है, वो सीमा से निर्मित है, मतलब सिलिका और मतलब मैग्नीशियम से निर्मित है। ओके, इसी तरह कोर है, कोर में किसकी अधिकता आपको देखने को मिलेगी, निकेल और फेरस की अधिकता देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन में जैसे सही मिलान दिया रखा हो या फिर इस तरह से क्वेश्चन मल्टी चॉइस में हो तो आप लोग आराम से दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा कहाँ पर है, कितनी गहराई तक है। तो आपको क्या क्या चीजें पता चली, नंबर 1 आपको गहराई पता चली, ओके, और क्रस्ट मतलब जो भी लेयर हैं उनको क्या नाम दिया गया, उन लेयर का नाम पता चल गया, कितनी गहराई पर जाने पर ये कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है ये आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको एक एक स्टेप हल्के हल्के ऊपर ले जाऊंगा। ओके, अब देखिए जो भैया क्रस्ट है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रस्ट है, इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे, मतलब थोड़ा सा और ज्यादा मतलब इसका डिवाइडेशन करेंगे। अब इसका भी डिवाइडेशन किए क्रस्ट का, इसी तरह मेंटल का भी हम 2 भागों में बांट देंगे, मेंटल का भी डिवाइडेशन कर देंगे, इसी तरह कोर का भी हम डिवाइडेशन कर देंगे। तो भैया जो जो क्रस्ट है ना, इसका एक ऊपर का भाग हो गया, एक नीचे का भाग हो गया, तो भैया इसको ऊपर वाले को अपर क्रस्ट बोल देंगे, ओके, और नीचे वाले को लोअर क्रस्ट बोल देंगे। तो कौन सा इसमें रॉकेट साइंस हो गया, ओके। इसी तरह मेंटल है, तो ऊपर वाले मेंटल को भैया अपर मेंटल बोल देंगे, और इसी तरह नीचे वाले मेंटल को भैया लोअर मेंटल बोल देंगे। तो कोई भी रॉकेट साइंस है क्या, नहीं ना। तो आप लोग क्यों इतना पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करते हैं, इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे फिर भी हो जाएगा। इसी तरह कोर है, कोर भैया एक आउटर कोर है, एक इनर कोर है, मतलब ऊपर वाला है उसको आउटर कोर बोल देंगे, मतलब बाहरी कोर। एक अंदर का कोर है भैया उसको इनर कोर बोल देंगे। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये किस अवस्था में पाया जाता है, इसको समझने से पहले इसके बारे में थोड़ी और व्यवस्था मतलब थोड़ी और विशेषताएं जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा ये लेयर भैया कौन सी ठोस है, कौन सी द्रव अवस्था में, कौन सी गैसीय अवस्था में, ये भी अभी आपको पता चलेगा। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो था मैंने आपका थोड़ा सा बेसिक बनाया, अब बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की ओर चलिए। अब देखिए थोड़ी ज्यादा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे, देखिए मैंने ये पहली वाली लेयर है, ये दूसरी वाली लेयर है, ये तीसरी वाली लेयर है। वो आप अपना जो कॉन्सेप्ट है फ्रेमवर्क है वो ध्यान रखिए, मैंने अभी 3 लेयर्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी में करना है। ऐसे में डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये वाला पिक दिखाता है ना तो हौच पौच हो जाता है सर। तो इस वाली पिक को आपको बेस बनाना है, इसको अगर बेस बनाएंगे ना तो इसको कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट इसी से मैं आपको पढ़ाता ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, बोर होकर के भाग जाते, बोले कि यार छोड़ो ज्योग्राफी हमारे बस की बात नहीं है। ओके, तो इसी तरह मैंने आपको बताया था जो क्रस्ट था भैया, क्रस्ट को हमने 2 भागों में बांटा, तो ऊपर वाला था उसको अपर क्रस्ट बोल दिया, नीचे वाले को लोअर क्रस्ट बोल दिया। इसी तरह मेंटल को भी हमने 2 भागों में बांटा, तो इसको ऊपर वाले को अपर मेंटल बोल दिया, नीचे वाले को लोअर मेंटल बोल दिया। इसी तरह कोर को आउटर कोर और इनर कोर बोल दिया। अब देखिए इसमें जो ए वाली लाइन है ना, इस लाइन को एक नाम दिया गया है, क्यों, क्योंकि भैया एक क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है ना। इसी तरह यहाँ पर आप एक ये लाइन देख सकते हैं ना, इस वाले में दिखा रहा हूँ अभी, इस वाली लाइन को भी एक नाम दिया गया है। इन लाइन का हम लोग नाम देख लेते हैं भैया, इसका नामकरण क्यों किया है, क्योंकि एक क्रस्ट को और मेंटल को और कोर को एक दूसरे को अलग कर रहे हैं ना। तो देख लेते हैं, जो पहली वाली है इसको बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्यों बोल रहे हैं भैया, क्योंकि एक क्रस्ट और मेंटल को एक दूसरे से अलग कर रहा है ना। तो जो पहली वाली जो यहाँ पर जो पहली वाली जो आपको लाइन दिख रही है जो यहाँ पर, इसी को क्या बोले हैं भैया, मोह बोले हैं। अब मोह किसको अलग करता है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं फिर से इसको क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। जो पहली वाली लेयर है भैया, इसको क्या नाम दिया यहाँ पर, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहो आसान तथ्य, आसान तथ्य बोलते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, अगर हिंदी इंग्लिश जो भी पूछे तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्या होता है भैया, एक संक्रमण क्षेत्र होता है, मतलब ट्रांजिशन जोन होता है। मतलब ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर ए चीज है, ओके, ए चीज है, ओके, यहाँ पर ए है और इधर एक बी है, ओके।
अब ए और बी की विशेषताएं जहां पर एक जैसी होंगी ना, इसी को ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। मतलब इसमें इस तरह से इसको हम नेक्स्ट डायग्राम बनाएं, मतलब ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ओके, अब जो यहाँ पर दोनों की विशेषताएं एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसी को ट्रांजिशन जोन या फिर संक्रमण जोन के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन क्या है भैया, ये संक्रमणी जोन तो है, मतलब एक क्रस्ट और मेंटल है भैया, इन दोनों को अलग कर रही है। यहाँ पर आपको दोनों की विशेषताएं देखने को मिलेंगी। मतलब इधर आपको सियाल ऊपर है, नीचे है सीमा है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ना, तो दोनों की विशेषताएं होंगी। इसीलिए इसे डिसकंटिन्यूटी या फिर ट्रांजिशन जोन के नाम से या फिर असांतत्य के नाम से बहुत नामों से जाना जाता है। बट आपको ध्यान रखना है, जो पहली वाली लाइन है जिसको मोह असांतत्य बोलते हैं, यानी कि मोह डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब इस तरह से पूछा जाता है ये किस किस को अलग करता है, क्रस्ट मेंटल को अलग करते हैं या फिर मेंटल कोर को अलग करते हैं या फिर क्रस्ट या कोर को अलग करता है। तो आपको ध्यान रखना है किसको अलग कर रहा है, जो मोह असांतत्य है किसको अलग कर रहा है, एक क्रस्ट और मेंटल को अलग कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा डीप में पूछ ले, अब डीप में यहाँ से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अब इस तरह से पूछ ले कि जो मोहो डिसकंटिन्यूटी है, ये अपर क्रस्ट, ध्यान से सुनिए, अपर क्रस्ट और फिर अपर मेंटल इसको अलग करती है। तो आपको ध्यान रखना है, नहीं ये किसको अलग कर रही है भैया, ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल है ना, इन दोनों को आपस में अलग कर रही है। थोड़ा सा डीप में पूछ लिया, मतलब लोअर अपर भी इसमें अगर मिक्स कर दिया ना, तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। तो ध्यान रखना है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है किसको अलग करती है भैया, क्रस्ट और मेंटल को तो अलग कर रही है, लेकिन इसका हम सब डिवाइडेशन कर देना, तो आपको ध्यान रखना है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल है ना, इन दोनों को अलग करती है। ओके, इन दोनों के बीच में पाई जाएगी तो इन दोनों को ये अलग करती है। इसी तरह एक लेयर और है दूसरी वाली भैया, एक लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये किसको अलग कर रही है, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर देते हैं फिर अच्छे से देखिए। अब ये दूसरी वाली लाइन है, पहली वाली तो ये हो गई। ओके, अब दूसरी वाली देखते हैं, दूसरी वाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जिसको गुटेनबर्ग बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक गुटेनबर्ग है। अब ये किसको अलग कर रही है, अब इस तरह से पूछा जाएगा, गुटेनबर्ग असांतत्य या गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है या फिर ट्रांजिशन जोन है, ये किसको अलग करता है, तो गुटेनबर्ग ये है, एक अलग करता है मेंटल और कोर को। ओके, किसको अलग करता है, मेंटल और कोर को। इस तरह से पूछा जा सकता है, क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है, तो आपको ध्यान रखना है गुटेनबर्ग है वो मेंटल और कोर को अलग करता है। तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, एकदम ऐसे दिमाग में घोल के पी लेना है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसमें डीप में पूछ लिया। अब इस तरह से पूछा जाए कि अपर मेंटल और जो आउटर कोर है इसको अलग करती है, तो नहीं, आपको ध्यान रखना है किसको अलग करती है भैया, लोअर मेंटल और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आउटर कोर है ना, इन दोनों को अलग करती है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं, आपने दो चीजें देख ली ना, इसी तरह नंबर मेन वाली लाइन ये हो गई, लेकिन एक लाइन ए बी तो ऐसे डॉटेड लाइन में मैंने आपको दिखाया है, ए बी तो क्रस्ट को अलग कर रही है ना, इसको भी एक नाम दिया गया होगा, इसको नाम क्या दिया गया वो भी भैया आप देख लीजिए, इसको कोरोनाडो डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। कोरोनाडो डिस्कंटिन्यूटी किसको अलग करती है भैया, ये क्रस्ट को ही अलग करती है, लेकिन कौन सी क्रस्ट को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है भैया। कोरोनाडो किसको अलग कर रही है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को अलग करती है। तो इस तरह से कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कोरोनाडो, ध्यान से सुनिए, कोरोनाडो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, कोरोनाडो अपर क्रस्ट मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है, फिर इस तरह से पूछ लेगा जो कोरोनाडो डिस्कंटिन्यूटी है वो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। तो आपको ध्यान रखना है किसको भैया, एक क्रस्ट को अलग करती है, किससे, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है इसको एक दूसरे से अलग करती है। इसी तरह एक संरचना यहाँ पर आप और देख सकते हैं भैया डॉटेड लाइन में, जो मेंटल को ही अलग कर रही है, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल को एक संरचना अलग कर रही है, इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको भी देख लीजिए, इसको बोलते हैं रिप्टी डिस्कंटिन्यूटी या फिर रिप्टी असांतत्य, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। दूसरी वाली संरचना है इसको अलग करती है। तो इसी तरह यहाँ भी पूछा जाए तो किसको अलग करती है भैया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को आपस में अलग करती है। ओके, तो ध्यान रखना है ये आपको आपस में मिक्स नहीं करना है, इसीलिए मैं एक एक को अच्छे से समझा रहा हूँ। इसी तरह आप लोग नेक्स्ट देख सकते हैं कि कोर है भैया, कोर को भी दो भागों में एक लाइन डिवाइड कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, लेहमैन अलग, मतलब लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी है। तो लेहमैन डिस्कंटिन्यूटी किसको अलग करती है भैया, कोर को ही अलग करती है, लेकिन किसको, आउटर कोर और इनर कोर को अलग करती है। तो मैंने बताया था ना, देखिए बहुत कुछ हौच पौच होने वाला है, इसीलिए मैं आपको बेसिक से थोड़ा सा एडवांस की ओर लेके आ रहा हूँ, जिससे आप कुछ भी मिक्स नहीं होगा, जिससे आपका सब कुछ अलग रहेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया, दो भैया मेन वाली हैं जिसको मोहो आपको ध्यान रखना है और गुटेनबर्ग, तो मोहो ऊपर है और गुटेनबर्ग नीचे है।
क्योंकि मोह सबसे ज्यादा ऊपर रहता है। मोह कहते नहीं भैया इसको बहुत माया मोह है, तो मोह ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी ट्रिक बना सकते हैं, किसी भी तरह आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, तो मोह है मेन है, और उसके बाद गुटेनबर्ग मेन है, और इसके बाद भैया ये मेन नहीं है क्योंकि भैया क्रस्ट को ही अलग कर रही है, इसके बाद एक मेंटल को अलग कर रही है, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोर को अलग कर रही है। तो पहले कोरनाडो है, फिर रिफ्टी है, फिर लेमैन है, और ये दो मेन है। ओके, दो मेन है और दो है, ये मतलब आपस में एक दूसरे को अलग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और इनको कभी भी मिक्स नहीं करना है। अब ये कैसे याद होगी भैया, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, इस डायग्राम को बना करके अपने सामने चिपका लीजिए जहां पर आप सोते हैं, या फिर सबसे ज्यादा टाइम जहां पर आप बिताते हैं, या सबसे ज्यादा बार जिस जगह पर आप लोग जाते हैं वहां पर आप लोग बना लीजिए। या फिर कभी भी इस तरह की कुल्फी खाएं तो उसमें 4 लाइनें खींच लीजिए, बोले कि सर ने क्या पढ़ाया था। तो जिन लोगों के लिए आइसक्रीम पसंद है तो वो लोग इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं और बहुत मजा भी आएगा। तो जिस तरह से आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़े से और ज्यादा फैक्ट की ओर आते हैं। जो देखिए, जो पहली वाली यहाँ पर आपको जो लेह मैन है, अब ये पूछा जाता है ये कितने किलोमीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया कितने किलोमीटर की गहराई पर है, तो आप लोग देख सकते हैं 5150 किलोमीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि 700 किलोमीटर की गहराई पर रिफ्टी डिस्कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो यह 700 किलोमीटर की गहराई पर आपको रिफ्टी मिलेगी। लेकिन इस तरह से पूछ लिया अगर 700 किलोमीटर की गहराई पर आपको लेह मैन डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, तो भैया स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि उसने गहराई किसकी बता दी भैया, इसकी। ओके, लेकिन नाम किसका ले लिया, लेमैन का ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है भैया 700 किलोमीटर पर कौन सी पाई जाती है, रिफ्टी पाई जाती है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं लेमैन कितने पर पाई जाती है, 5150 पर पाई जाती है। इसी तरह 2900 किलोमीटर की गहराई पर कौन सी पाई जाती है, गुटेनबर्ग पाई जाती है। और 200 किलोमीटर की गहराई पर आप लोग देख सकते हैं मोह डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इनकी जो गहराई है ना वो भी ध्यान रखनी है। और मैंने आपको शायद एक चीज पता नहीं यहाँ पर बताया नहीं बताया, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, शायद यहाँ पर मैंने आपको ना बताया हो। ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। ओके, तो पहली लेयर है एक कुल आयतन का 1% कवर करती है। मतलब हमारी पूरी पृथ्वी है जिसका पूरा जितना आयतन है, उस आयतन का जो फर्स्ट वाली लेयर है वो 1% कवर करती है। इसी तरह जो दूसरी वाली लेयर है भैया, एक कुल आयतन का जितने हमारी पृथ्वी का कुल आयतन है उसका अकेले 84% यही कवर करती है। ओके, इसी तरह जो तीसरी वाली लेयर है एक कुल आयतन का आपको देखने को मिलेगा 15% कवर करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, मल्टी चॉइस में भी आते हैं, और इस तरह से देखिए यूपीएससी डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा लेकिन एक ऑप्शन के रूप में दिए रखे होते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो ये तीसरी वाली लेयर है, आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। दूसरी वाली क्या है, मेंटल है। पहली वाली क्या है, क्रस्ट है। तो क्रस्ट सबसे कम आयतन में पाई जाती है। ओके, सबसे ज्यादा में कौन आयतन कवर करती है भैया, दूसरी वाली करती है। दूसरी वाली का नाम मैंने आपको मेंटल बताया था। तीसरी वाली है वो भैया मतलब जो मतलब पहली वाली है इससे ज्यादा एक्वायर करती है, लेकिन दूसरी वाली है इससे कम एक्वायर करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15% कवर करती है। लेकिन अगर हम इसकी दूरी की बात करें, जैसे जो यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, तीसरी वाली, दूसरी वाली और पहली वाली। ओके, तो जो तीसरी वाली है कहाँ पर, 2900 किलोमीटर से लेकर के आपको 6371 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाएगी। और अगर हम इसकी टोटल मोटाई की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये कितनी आपको देखने को मिलेगी, सेकंड वाली आपको 2900 किलोमीटर मोटाई इसकी देखने को मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, और साथ में अभी मैं आपको और भी सारी इसके मैं फैक्ट बताऊंगा। क्रस्ट है भैया थोड़ा कहीं पर कम पाया जाता है, कहीं पर ज्यादा पाया जाता है। ओके, तो वो यहाँ पर आयतन ध्यान रख लीजिए, वरना मैं भूल जाता बताना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ तो बताना भूल जाता हूँ, तो जो मुझे ध्यान आता है तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। इसी तरह हम लोग घनत्व की बात कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाली लेयर है भैया, जिसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं, आप लोग बोलते रहिए। पहले वाली लेयर मैंने आपको क्या बताया था, क्रस्ट बताया था। क्रस्ट का घनत्व कितना पाया जाता है ये आपको ध्यान रखना है, 2.8 से लेकर के 3 घन सेंटीमीटर। जो घनत्व होता है वो घन सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो मैंने यहाँ पर मापक लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिए घन सेंटीमीटर। ओके, और इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किसका कौन सा मापक होता है। ओके, इसी तरह मेंटल है, मेंटल का घनत्व है वो 3.3 से लेकर के 5.7 घन सेंटीमीटर पाया जाता है। इसी तरह आपको कोर है भैया, कोर का घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा 11 से 13 घन सेंटीमीटर के बीच में पाया जाता है। यानी कि जैसे जैसे आप गहराई में जा रहे हैं, आपको एक बात समझ में आई,
डेंसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब घनत्व बढ़ता जा रहा है। आप क्रस्ट का देखेंगे कम है, फिर उससे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा भैया मेंटल का, उससे भी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कोर का। ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भैया कुछ मंडल के बारे में। अब मंडल बहुत अच्छे से समझिए। अब देखिए जो ए वाला है ना 2900 किलोमीटर से लेकर के हमारे केंद्र तक, इसको बोलते हैं भैया केंद्रीय मंडल। ओके, लेकिन जो यहाँ से लेकर के जो मेंटल है, इस पूरे मेंटल को जो नाम दिया गया है वो है मेसोस्फीयर। ओके, और लिथोस्फीयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर आपको देखने को मिलेगा हमारी सतह से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक जो देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। और एस्थनोस्फीयर भैया ये दुर्बल मंडल है, इसको प्लास्टिक स्टेज भी बोलते हैं। ये मेंटल में पाया जाता है, मतलब जो मेंटल है ना, अपर मेंटल में आपको यहाँ पर एक पतली सी लेयर देखने को मिलेगी। ये अर्ध तरल अवस्था में, मतलब प्लास्टिक स्टेज में, ना ही ये ठोस है ना ही ये तरल है, और तरल और ठोस के बीच की अवस्था है, जिसको हम प्लास्टिक स्टेज के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इसी के ऊपर जो हमारा लिथोस्फीयर है भैया, जो हमारे महाद्वीप है, महाद्वीपीय खंड है, इसी के ऊपर संचलन करते हैं। तैरना शब्द गलत होगा, तैरते ही नहीं है बल्कि संचलन करते हैं। संचलन और तैरना दोनों अलग होते हैं। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा रहूंगा, तब मैं वहां पर बहुत अच्छे से डीप में समझाऊंगा कि तैरना हम शब्द का उपयोग क्यों नहीं कर सकते। होगे, तो इसी के ऊपर जो हमारे स्थल खंड है ना, जो जिस पर हम लोग रहते हैं, ये इसी पर संचलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं। इसीलिए अगर आप लोग नहीं जानते तो जान के हैरानी होगी, जिस पर आप अभी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिस स्थल पर, वो भी हल्के हल्के बहुत ही धीमी गति से भैया संचलन कर रहे हैं। मतलब गतिमान है, वो स्थिर नहीं है, लेकिन वो उसकी गति बहुत ज्यादा कम होने के कारण हमें पता नहीं होता है। इसी तरह आप लोग जानते हैं हमारे भारत में हिमालय पर्वत पाया जाता है, तो पहले हिमालय पर्वत नहीं थे। अगर हम कुछ अरब वर्ष पहले की बात करें तो पर्वत नहीं थे। पर्वत नहीं थे तो भैया ये पर्वत कहाँ से आ गए? इसी संचलन के कारण भैया एशियाई जो परत थी ना, भारतीय प्लेट है थी ना, ये एशियाई प्लेट से टक्कर हुई। इसकी टक्कर होने के साथ में भैया इसमें संपीड़न बल लगा। संपीड़न बल के कारण भैया जो स्थल था ना, वो ऐसे फोल्डेड होता गया, मतलब उसमें इस तरह से फोल्ड, मतलब मोड़ बन गए, और यही मोड़ बन के भैया ऊपर उठने लगे, और यही एक श्रृंखला का रूप लिया, जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसके भी बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। पर्वत निर्माणकारी जो संचलन को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से पूछा जाता है एस्थनोस्फीयर, या इसको हिंदी में दुर्बल मंडल बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? दुर्बल। तो हिंदी इंग्लिश आप लोग दोनों ध्यान रखिए। तो दुर्बल मंडल कहाँ पाया जाता है? तो आपको देखने को मिलेगा जो अपर मेंटल होता है भैया, इसके ऊपरी वाली सतह पर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको एकदम भूलना नहीं है। और लिथोस्फीयर है भैया, लिथोस्फीयर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा क्रस्ट, और साथ में आपको अपर मेंटल है, इसका भी थोड़ा सा भाग है, उसको भी एक्वायर करता है। और जो क्रस्ट है भैया, ये आपको देखने को मिलेगा 0 से लेकर के 50 किलोमीटर की दूरी तक। ओके, तो यहां तक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो क्रस्ट है भैया, इसकी मोटाई हर जगह समान नहीं है। वो क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्रस्ट है भैया, कहीं आपको पतला देखने को मिलेगा, कहीं आपको मोटा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो स्थल मंडल है भैया, वो समान नहीं है। अब पर्वतों के पास जाएंगे तो वहां पर उसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी, कहीं पर मैदान है तो मैदानों के पास में थोड़ी सी मोटाई कम हो जाएगी। अब महासागरों में चले जाएंगे तो महासागरों के नीचे भी तो एक स्थल है ना, जिसके ऊपर पानी भैया तैर रहा है। ओके, तो उसकी मोटाई होगी ना, वो और कम हो जाएगी। तो हम इसको बांट करके देख सकते हैं। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट पहले हम देखेंगे महासागर। ओके, महासागरों पर जो इसकी मोटाई है वो आपको औसतन देखने को मिलेगी 5 किलोमीटर। ओके, इसी तरह अगर हम महाद्वीपों की बात करें, महाद्वीप, ओके, स्थल खंड की बात करें भैया, यहाँ पर इसकी मोटाई है वो दो जगह देखने को मिलेगी, जहां पर आपको पर्वत है। पर्वत पर अगर आप लोग जाएंगे तो इसकी मोटाई आपको 75 किलोमीटर, मतलब 70-75, ये कुछ भी हो सकता है, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। जैसे हिमालय पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा आपको मोटाई देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको 80-90 किलोमीटर तक देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है भैया, वो विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में आता है, और इसके एक चोटियां है वो सबसे ज्यादा ऊंची भी है। ओके, इसी तरह अगर आप मैदानी क्षेत्र में आएंगे,
अगर मैदानी क्षेत्र में आएंगे तो इसकी मोटाई थोड़ी कम हो जाती है, लगभग में आपको 30 से 35 किलोमीटर देखने को मिलेगी। तो देखिए क्रस्ट है, इसकी मोटाई हर जगह समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको समझ में आ गया, हमारा स्थलखंड है वो एक समान नहीं है, कहीं पर पर्वत है, तो जहाँ पर पर्वत है वहां पर इसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी, जहां पर मैदान है वहां पर और कम हो जाएगी, और जहां पर भैया महासागर है वहां पर और कम हो जाएगी। इसी तरह पठार वठार देखेंगे तो हर जगह अलग अलग देखने को मिलेगी। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं भैया, यहाँ पर इसकी आप गहराई नापेंगे तो भैया ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा सा पठार वठार की जगह पे नापेंगे तो भैया थोड़ी और कम हो जाएगी, मैदान पर आ जाएंगे थोड़ी और कम आ जाएंगे, इधर सागर के इधर आ जाएंगे तो इसकी मोटाई और कम हो जाएगी। ओके, तो आप लोग समझ गए। अब इसी तरह पूछा जाता है भैया एस्ट्रोनोस्फीयर कहाँ पर पाया जाता है, मतलब दुर्बल मंडल कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है भैया जो मेंटल है ना, अपर मेंटल में ही आपको देखने को मिलेगा। लिथोस्फीयर इसकी मोटाई कितनी है भैया, 200 किलोमीटर है, तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमारी पृथ्वी है भैया वो कैसी है। ये देखिए, ये लेयर है, तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। अब देखिए पृथ्वी के ऐसे आप लोग अंदर जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपर क्रस्ट देखने को मिलेगी। तो अपर क्रस्ट है किस अवस्था में, आपको ध्यान रखना है, ठोस अवस्था में। फिर इसके बाद आप अंदर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, घनत्व भी बढ़ता जा रहा है। ओके, आप लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर गए, अब यहाँ पर आप पहुंचे, अब यहाँ पर आपको क्या मिला, ध्यान रखिए, कोरोनाडो डिस्कॉन्टिन्यूटी मिला। ओके, अब आपने कोरोनाडो डिस्कॉन्टिन्यूटी को पार किया, फिर आप लोग किस में प्रवेश कर गए, लोअर क्रस्ट में प्रवेश कर गए। तो इस तरह से आपको रिवीजन करना है। आप लोग पहले गए, ओके, पर्वत के इधर से गए, आप लोग किस में अभी हैं, अभी आप लोग अपर क्रस्ट में ही चल रहे हैं। अपर क्रस्ट में आप लोग गए तो आपको थोड़ी सी गहराई पर आपको एक संरचना मिली जिसको कोरोनाडो डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। जैसे ही आपने इस संरचना को पार किया, आप लोग किस में प्रवेश कर गए, लोअर क्रस्ट में प्रवेश कर गए। अब लोअर क्रस्ट में जब गए तो आपको पता चला ये कैसी अवस्था में, ए बी भैया ठोस अवस्था में। ओके, अब इससे जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़े फिर आपको एक संरचना मिली जिसको बोलते हैं मोह आसान तत्व बोलते हैं। जैसे ही आपने मोह आसान तत्व को थोड़ा सा पार किया, आप लोग किस में प्रवेश कर गए, अपर मेंटल में प्रवेश कर गए। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक छोटा सा इस तरह का मंडल पाया जाता है। ओके, प्लास्टिक स्टेज, ओके, छोटा सा यहाँ पर इस तरह का पाया जाता है जिसको एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। इसमें क्या है, अब भैया जब आप यहाँ पर पहले अपर मेंटल में पहुंचे ना तो एक इस अवस्था में देखने को मिलेगा, ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप लोग इस प्लास्टिक स्टेज वाले एरिया में पहुंचे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा भैया ना ही ये तरल है ना ही ये द्रव है, कैसा है, ये दलदल की तरह है। मतलब जैसे आपने कीचड़ देखी ना, एकदम दलदल है, ना ही ठोस अवस्था में ना ही भैया ये तरल अवस्था में। तो किस अवस्था में भैया, अर्ध तरल अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था। तो जिस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जो ये वाली मैंने रेड लाइन से मोटा मोटा बनाया है, 21 अवस्था में, अर्ध तरल अवस्था में, जैसे कि आप गिला गिला आटा मारते हैं ना उसकी तरह है। ओके, फिर उसके बाद आप जैसे ही इसको पार किए फिर आप लोग अभी किस में चल रहे हैं, अपर मेंटल में ही चल रहे हैं। तो 21 अवस्था में भैया ठोस अवस्था में। ओके, फिर से आप थोड़ा सा नीचे गए तो आपको एक संरचना मिली, इस संरचना को क्या बोलते हैं, रिफ्ट डिस्कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। ओके, अब इसको जैसे ही पार किया आप किस में प्रवेश कर गए, आप लोग लोअर मेंटल में प्रवेश कर गए। अब लोअर मेंटल कैसा था, आपको पता चला भैया ए बी ठोस था। ओके, अब इसको थोड़ा सा और पार किए फिर आपको एक संरचना मिली जिसको क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग आसान तत्व बोलते हैं। ओके, इसको जैसे ही गुटेनबर्ग आसान तत्व को आप पार किए आप लोग आउटर कोर में प्रवेश कर गए। अब यहाँ पर भैया ये कैसा है, ये ठोस नहीं है भैया, ये तरल है। यहाँ पर जाकर के हम तैरने लगे। तरल क्यों है, आप लोग जानते हैं ना, इतनी गहराई तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर इतना ज्यादा अधिक हो जाता है कि चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में नहीं रह पाती हैं और भैया वो पिघल के तरल अवस्था में पहुंच जाती हैं। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते आप लोग समझ गए ना भैया, टेम्परेचर की अधिकता के कारण यहाँ का टेम्परेचर इतना अधिक हो गया कि चट्टानें पिघल के तरल अवस्था में पहुंच गई और वो तरल अवस्था में होगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आउटर कोर है वो किस अवस्था में, तरल अवस्था में। तो आपको ध्यान रखना है किस अवस्था में, तरल अवस्था में, एकदम घोल के पी जाना है, क्योंकि एक यही है जो तरल अवस्था में, और तो कोई भी तरल अवस्था में नहीं है। एक सिर्फ यहाँ पर छोटी संरचना आपको देखने को मिलेगी जो अर्ध तरल अवस्था में होगी। फिर आप जैसे ही कोर से थोड़ा सा नीचे पहुंचे इनर कोर में, इसमें पहुंचे, अब आप सोचेंगे ये तो गैसीय अवस्था में हो गया होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर भैया और ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे गहराई के साथ हम जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने लगता है। लेकिन नहीं, ये भैया ठोस अवस्था में है। अब ये ठोस अवस्था में क्यों है, आपके दिमाग में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है।
ये ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहुंचते पहुंचते भैया इसका नंबर एक घनत्व ज्यादा हो जाता है। जब घनत्व ज्यादा होता है तो आप लोग जानते हैं जैसे जैसे घनत्व ज्यादा होने लगता है तो सॉरी प्रेशर यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो प्रेशर ज्यादा होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण भी जो चट्टानें होती है वो तरल अवस्था में नहीं आ पाती हैं और साथ में इनकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। डेंसिटी इतनी ज्यादा होने के कारण भी ये जो चट्टानें हैं वो तरल अवस्था में नहीं होती हैं। आप लोग जानते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो भी बढ़ जाता है, यानी कि जो क्वथनांक होता है गलनांक होता है ना वो भी बढ़ने लगता है। तो इसी कारण इनर कोर है भैया वो ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में क्यों आप लोग जान गए ना प्रेशर बहुत अधिक हो जाता है, घनत्व भी बहुत अधिक है, इसीलिए यहाँ का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना भैया वो बहुत अधिक हो जाता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने के कारण चट्टाने अधिक टेम्परेचर पर होते हुए भी तरल अवस्था में नहीं होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि भैया कौन सी ठोस अवस्था में कौन सी तरल अवस्था में तो क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एकदम गलत नहीं करना है। अब इस तरह से आप लोग जाएंगे, इस तरह से आप जाएंगे तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि भैया अपर क्रस्ट में गए थे ये पूरी आपको ठोस देखने को मिलेगी, फिर आपको पूरा मेंटल आपको ठोस देखने को मिलेगा, लेकिन एक छोटी सी संरचना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी प्लास्टिक स्टेज जो अर्धतरल अवस्था में है। फिर आप जैसे ही मेंटल से आप आउटर कोर में प्रवेश करेंगे आपको तरल अवस्था में देखने को मिलेगा। आउटर कोर से जैसे आप लोग इनर कोर में जाएंगे तो ये आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर घनत्व देख लिया, अवस्था देख ली, इनका किस मतलब किस मंडल में कितनी गहराई पे पाया जाता है, तो सब कुछ आपने जान लिया। तो आप लोग यहाँ पर अब हम लोग इस डायग्राम पर आ जाते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू भैया एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो बहुत सारे फैक्ट है, मैं भी आपका रिवीजन भी करा दूंगा, तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको देखिए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भैया ये लिथोस्फीयर है। अब देखिए ये क्या है लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है मैंने आपको बताया था ना क्रस्ट और अपर मेंटल है ना भैया इससे मिलकर के बना होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है मतलब ठोस अवस्था में होते हैं। इसके नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये पूरा आपको यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक आपको मेंटल देखने को मिलेगा। मेंटल के बाद आपको तीसरी संरचना कोर देखने को मिलेगी और आपको मैंने बताया था मेंटल के अंदर एक एक दुर्बल मंडल यानी कि प्लास्टिक स्टेज पाया जाता है जिसको एस्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अर्ध तरल अवस्था में मतलब प्लास्टिक स्टेज में है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसको। इसी तरह आप देख सकते हैं जो कोर है भैया ये लिक्विड अवस्था में है और नीचे वाला जो कोर है भैया वो सॉलिड अवस्था में, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए सारी संरचनाएं दी रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया जहाँ पर पर्वत है यहाँ पर क्रस्ट की मोटाई आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए महासागर है, ये ब्लू ब्लू कलर का दिखा रहे हैं ना, यहाँ पर पानी और नीचे देखिए पतली से एकदम यहाँ पर क्रस्ट है। तो यहाँ पर ये लगभग 5 किलोमीटर है। यहाँ पर आपको पर्वतों के पास में लगभग में 70 से 80 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। यहाँ पर मान लीजिए इधर मैदान है तो मैदान पे आपको 35 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। देखिए सारे आपने फैक्ट यहाँ पर बहुत जल्दी से याद कर लिए। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चला हमारी पृथ्वी की जो ये परत है ठोस अवस्था में ये तरल अवस्था में, हमको कैसे पता चला ये लास्ट वाली है भैया जो कोर है आउटर कोर है ये तरल अवस्था में, ये हमको कैसे पता चला ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से अभी समझाऊंगा और बाद में भी जब मैं आपको भूकंप पढ़ा रहा हूँ ना तो वहां भी आपका रिवीजन करा दूंगा। इस वीडियो को देखिए तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे पता चला हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है। ओके, चलिए हम लोग पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने पृथ्वी को 3 लेयर में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फर्स्ट वाली है उसको क्रस्ट बोला, दूसरी वाली उसको मेंटल बोला, तीसरी वाली है उसको कोर बोला। अब जो क्रस्ट है वो सियाल से निर्मित है, मेंटल है वो सीमा से निर्मित है, कोर है वो आपको देखने को मिलेगा नीफे से निर्मित है। ये आपको कुल आयतन का 1% देखने को मिलेगा, एक कुल आयतन का आपको 84% देखने को मिलेगा, एक कुल आयतन का आपको 15% देखने को मिलेगा। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे आएंगे, आप लोग देखेंगे इसको। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका भी इतना क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, ये देखिए अब देखिए जो हमारा क्रस्ट था इसको भी हमने दो भागों में बांट करके देखा था, एक अपर क्रस्ट और नीचे वाले को हमने लोअर क्रस्ट नाम दे दिया था। इसी तरह मेंटल को भी हमने दो भागों में बांटा, एक अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ओके, इसी तरह हमने कोर को भी दो भागों में बांटा है, ऊपर वाले को आउटर कोर बोल दिए, नीचे वाले को इनर कोर बोल दिए। ओके, जो जो क्रस्ट को अलग करता है उसको कोर्नाडो आसान तत्व बोलते हैं और जो
को क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है भैया, उसको मोह आसान तत्व बोलते हैं। इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो मेंटल और कोर को अलग करता है उसको गुटेनबर्ग बोलते हैं, और जो सिर्फ मेंटल मेंटल को अलग करता है उसको रिफ्टी बोलते हैं। इसी तरह जो आउटर कोर और इनर कोर को अलग करता है उसको लेमैन बोलते हैं। इसकी अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी आपको 2.8 से 3 घन सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और मेंटल की आपको 3.3 से लेकर के 5.7 घन सेंटीमीटर देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको जो आउटर कोर है इसका आपको 11 से लेकर के 13 घन सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगी। आप अगर पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो इतनी ही चीजें थी, आपको ध्यान रखना था। और कौन सी किस अवस्था में, तो अब मैं आपका 2 बार रिवीजन करा चुका हूँ तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमको कैसे पता चला भैया हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह है वो किस तरह की है, कैसी सॉलिड है, तरल है, कोई तो अंदर इसके गया नहीं, तो पता कैसे चला। अब इसके लिए हमने भैया सबसे पहले घनत्व पर आधारित अध्ययन किया। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल मुझसे पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले हमने घनत्व पर आधारित अध्ययन किया था, जिसके आधार पर हमने बताया था कि पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है और किस तरह से तापमान में वृद्धि होती है। तो उसके माध्यम से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया। और इसमें भी जो घनत्व पर आधारित अध्ययन था ना, जो डेंसिटी पर आधारित अध्ययन था, इसमें 2 मत दिए गए थे। एक लोग बोले, जो पहला पक्ष था वो बोला पृथ्वी की भैया पूरी पृथ्वी है ना वो एक तरह की ही तत्व से मिलकर के बनी है, ओके। लेकिन हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो आप लोग जानते हैं कि भैया प्रेशर बढ़ने के कारण डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पृथ्वी है उसकी रासायनिक संरचना और संगठन है वो अलग अलग है, इसी कारण जो घनत्व है डेंसिटी है उसमें वृद्धि होती है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो अधिक घनत्व के तत्व आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर ज्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ही फर्स्ट टाइम बताया गया था कि जो इसका पृथ्वी का घनत्व है भैया क्रस्ट का 2.8 है, और जो आप अंदर जाएंगे ना तो एवरेज यहाँ पर बताया था 5.5 आपको, और 5.8 के करीब में आपको देखने को मिलेगा, ये बताया था। और साथ में कहा था कि अगर आप सबसे लास्ट में जाएंगे इन दोनों के एवरेज निकाल कर, इन दोनों के एवरेज निकाला था, वो बताया था कि 7.8 घन सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बताया था भैया। दूसरा अध्ययन किया टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर अध्ययन किया गया और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया गया। इसके आधार पर बताया गया कि भैया हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 1 किलोमीटर अंदर जाने पर आपको देखने को मिलेगा, लगभग में इन्होंने बताया था कि 2.3 घन सेंटीमीटर, सॉरी 132 मीटर पर, 132 मीटर की गहराई पर जाने पर 2.3 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो जाती है। इसीलिए भैया बाद में बताया गया कि भैया इतनी वृद्धि हो जाती है तो लगभग में 90 किलोमीटर की गहराई के बाद इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि कोई भी चीज सॉलिड अवस्था में नहीं रह सकती, वो तरल अवस्था में आ जाएगी। जब तरल अवस्था में वो भैया आ जाएगी तब हमारा जो स्थल है, इतने इतने बड़े जो पर्वत हैं ये कैसे रुके हुए हैं, तो भैया मान लिया गया भैया ये मतलब सही नहीं है, तो प्रेशर के आधार पर किया गया भैया और इन दोनों को मिला दिया गया। फिर बताया गया भैया नीचे जाने पर तापमान में तो वृद्धि होती है, लेकिन साथ में प्रेशर, आप लोग जानते हैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो किसी भी पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाता है, ओके। तो प्रेशर में वृद्धि के कारण जो चट्टाने हैं वो सॉलिड अवस्था में ही बनी रहती हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ता रहता है। और इसी में फर्स्ट टाइम बताया था कि हमारी पृथ्वी है भैया वो 3 लेयर से बन करके बनी है, और इसमें जो ऊपर वाली है उसको क्रस्ट बोला था, वो मतलब सियाल से निर्मित है, और दूसरी है वो सीमा से निर्मित है, और तीसरी है वो नीफे से निर्मित है भैया। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर बता दी गई थी। लेकिन भैया ये वैज्ञानिकता अपनी सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने अपने जो साक्ष्य दिए थे वो काफी अच्छे दिए थे। जैसे इन्होंने जो अपने साक्ष्य के आधार पर इन्होंने बताया था, जैसे कि जो ज्वालामुखी के इन्होंने उदाहरण लिए थे उसकी काफी ज्यादा रिसर्च की थी। साथ में इन्होंने जो एस्ट्रॉइड थे वहां से भी काफी, जो अपनी जो एस्ट्रॉइड थे ना, आप लोग जानते हैं, मैंने आपको जब पहला वाला लेक्चर पढ़ाया था ना तो आप लोग जानते हैं मैंने बताया था कि हमारे पूरे सौर सिस्टम की जो निर्माण हुआ है वो एक साथ हुआ है, इसीलिए जो एस्ट्रॉइड होते हैं ना वो हमारी पृथ्वी पर आते हैं। तो उनके अध्ययन से हमने बताया कि हमारी पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है ना और संगठन है वो अलग अलग है। इसी के आधार पर भैया इन्होंने कुछ चीजें और बताई। जैसे इन्होंने बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो चुंबक की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या है, इसका जो
सबसे आंतरिक भाग होगा ना वो बहुत ज्यादा ठोस होगा, बहुत ज्यादा उसका घनत्व होगा और दूसरे एलिमेंट से मिलकर के बना होगा। इसीलिए हमारे पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है भैया वो आपको देखने को मिलेगा निकेल और फेरस से, मतलब लोहे से मिलकर बना है। इसीलिए वहां से चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं और लोहे का घनत्व अधिक होता है, तो इससे माना गया कि भैया केंद्र की ओर जाने पर घनत्व कहीं ना कहीं बढ़ता होगा। तो इन्होंने जो अपने साक्ष्य दिए थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन ये अपनी वैज्ञानिकता भैया प्रूफ नहीं कर पाए। फिर हमने भूकंप शास्त्र का अध्ययन किया। भूकंप के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक सतह का एक सटीक अनुमान लगाया, और कैसे लगाया ये आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, जिससे हमें पता चला कि हमारी परत कौन सी किस अवस्था में है और किससे निर्मित है। इसके लिए आपको भूकंप है, इसमें आप जानते हैं भूकंप क्या भैया, इसमें तरंग निकलती हैं, तरंगों का संचलन होता है। इन्हीं तरंगों का जब संचलन होता है तो कंपन होता है, जिसके माध्यम से हमें भैया झटके महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा तबाही भी हो जाती है। लेकिन ये तरंगे होती हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक पी तरंग होती है, एक एस तरंग होती है और एक एल तरंग होती है। तो जो पी और एस तरंगे हैं भैया ये पृथ्वी के अंदर होती हैं, और जो सॉरी एल यहाँ पर होगा, तीसरी वाली जो एल होती है ओके, जो सरफेस पर उत्पन्न होती है इसका अध्ययन हमको करना नहीं है, क्योंकि हमको कहाँ का भी अध्ययन करना है, पृथ्वी की आंतरिक सतह का अध्ययन करना है। और आंतरिक में कौन चलती है भैया, पी और एस ही चलती हैं। तो इसी तरह हमने पी और एस बे में भैया हमने इसको पृथ्वी के अंदर भेजा, और इनकी जो विशेषताएं थी इन्हीं के आधार पर हमने पृथ्वी का भैया जो विशेषताएं थी उनको बताया। तो कैसे बताया ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें बताया गया पदार्थ का घनत्व है, जैसे पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा ना वैसे इन तरंगों की, मतलब पी और एस वेव है ना, ये क्या है, वेव है मतलब तरंगे हैं, इनका वेग बढ़ने लगेगा, मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ेंगी। ओके, जैसे जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी का मतलब ठोस, अगर ठोस में अगर ठोस चीज है ना उसमें इन तरंगों को दौड़ाया जाए तो बहुत तेजी से दौड़ेंगी। लेकिन अगर इसे जैसे जैसे डेंसिटी कम की जाएगी ना तो वैसे इनकी गति में कमी आने लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 1 2 3। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे कि तरंगों की गति है भैया वो कैसे कम हो जाती है, डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो कैसे होता है। अब देखिए, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती नहीं समानुपाती होता है। जैसे सबसे सॉलिड है, सॉलिड क्या है भैया, रोड है। अब रोड में आपको दौड़ाया जाए तो बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगे ना, आपकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी ना। इसी तरह भैया ये वेव भी है आपकी तरह, आप भी रोड में बहुत तेज दौड़ेंगे, और रोड कैसा है, एकदम सॉलिड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब आपको दौड़ाया जाए इस तरह से कीचड़, मतलब ये तरल नहीं है, इसकी डेंसिटी भैया पानी से तो अभी ज्यादा ही है, कीचड़ है मतलब अब ये थोड़ा सा कम है, मतलब इसकी डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई है। अब डेंसिटी कम हो गई, अब यहाँ पर आपको दौड़ाया जाए तो अगर आप कभी भी गीले खेत में दौड़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप गाँव में हैं, अगर नहीं दौड़े तो जाकर के एक बार दौड़ लीजिए आप। अगर 2-3 घंटे इसमें दौड़ लिए ना तो आप 2-3 दिनों तक आराम करेंगे, अगर आप शहर के रहने वाले होंगे। तो इसमें क्या होगा, डेंसिटी कम हो गई ना, इस एरिया दूसरे वाले डायग्राम में कम हो गई। अब तो यहाँ पर स्पीड भी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी। स्पीड क्यों कम हो गई तो आप लोग समझ गए ना। अब तीसरी अवस्था में आते हैं, तीसरी अवस्था में डेंसिटी और कम हो गई, मतलब घनत्व बहुत ज्यादा कम हो गया ना। अब पानी में आपको दौड़ाया जाए आप दौड़ पाएंगे, आप तैरेंगे ना तो आपकी स्पीड होगी ना सबसे कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे घनत्व इधर से इधर जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है, तो इधर से इधर जाने पर स्पीड भी कम होती जाएगी। तो इसी तरह वेव भी होती है भैया, उसको सॉलिड में दौड़ाया जाएगा तो बहुत तेज दौड़ेगा, और डेंसिटी थोड़ी कम होगी तो भैया थोड़ी इसकी स्पीड कम हो जाएगी। डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो उसकी और ज्यादा कम हो जाएगी। इसी तरह अगर चौथा भी मानना चाहते तो मान लीजिए आपको ऐसे वायु पर दौड़ा दिए तो क्या होगा, तो वायु पर तो आप और भी नहीं दौड़ पाएंगे, ओके, उड़ेंगे आपके पंख तो है नहीं। तो इसी तरह वेव भी है, वो वायु में बहुत हल्की गति हो जाती है, और एस वेव तो जाती भी नहीं है। ओके, इसी तरह अब हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टी आप जान गए ना, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका समझ लो वेग बढ़ेगा। तो हमने जहां पर देखा कि तरंग की गति बढ़ रही है, तो हम लोगों ने जान लिया कि पृथ्वी के अंदर जैसे तरंगे जा रही थी, तरंगे पृथ्वी के अंदर जा रही हैं, और इनका क्या हो रहा है, गति बढ़ रही है ना, इनकी स्पीड बढ़ रही है। तो जैसे ही इनकी स्पीड बढ़ रही है तो हमने अनुमान लगा लिया स्पीड क्यों बढ़ रही है, इनकी जो जो पदार्थ है ना, पदार्थ की डेंसिटी बढ़ रही होगी। मैंने आपको बताया यहाँ पर डेंसिटी बढ़ने पर स्पीड बढ़ती है, तो स्पीड बढ़ने पर डेंसिटी भी तो बढ़ेगी ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमने इन पृथ्वी जो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया कि पृथ्वी के अंदर ये जा रही थी तो इनकी स्पीड थी वो इनहांस होती जा रही थी, तो एक यहाँ से तथ्य सिद्ध हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर
इसके घनत्व में, पृथ्वी के घनत्व में भैया डेंसिटी में वृद्धि होती है। तो हमने कैसे पहचान लिया, पता है, जान लिया। अब हमको ये कैसे पता चला भैया कि हमारी एक जो आउटर कोर है ना वो तरल अवस्था में, ये कैसे पता चला, ये भी देखिए हम बताते हैं। अब देखिए ये तरंगे इस तरह से जा रही थी अंदर, तरंगे इस तरह से जा रही थी, ये तीनों लेयर पहले हम लोग देख लीजिए, 3 लेयर कभी भी नहीं भूलना है। ओके, पहली लेयर ये है, ओके, ओ सॉरी, पहली लेयर तो बहुत पतली है ना, पहली लेयर यहाँ पर है, दूसरी ये मेंटल है, और ये तीसरी आपको यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरी वाली है, इसमें आउटर कोर और इनर कोर दोनों लिखा हुआ है, तो तीसरे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से दे रखिए। तो अब देखिए यहाँ पर पी वेव थी और एक एस वेव थी, इन दोनों के द्वारा ही तो हम लोग तरंगों के द्वारा अध्ययन कर रहे थे ना। अब पी वेव की एक भैया खासियत होती है, इसकी खासियत क्या होती है, ये पी वेव होती है ना, ये तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में और ठोस अवस्था में, तीनों में गमन कर सकती है। लेकिन एस तरंग है ना भैया, इसकी एक विशेषता है, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में ही गमन करेगी, यानी कि जहां पर जैसे ही इसको तरल अवस्था मिलेगी तो ये आगे नहीं जाएगी। ओके, अब देखिए पहली वाली लेयर थी, पहली वाली लेयर इसने पार किया, मतलब क्रस्ट को पार कर दिया। अब ध्यान रखिए क्रस्ट के बाद क्या आया होगा, क्रस्ट के बाद आप नीचे जाएंगे तो आपको एक दुर्बल मंडल मिला होगा ना, तो दुर्बल मंडल में इसकी गति कम हो गई लेकिन एस वेव पार हो गई। तो इसीलिए हमने अनुमान लगाया कि जो दुर्बल मंडल है, प्लास्टिक स्टेज थी ना, वहां से एस तरंग अगर पार हो गई तो वो तरल अवस्था में तो नहीं हो सकता, अगर तरल अवस्था में होता तो एस वेव तो वहां से पार ही नहीं होती, क्योंकि एस वेव की प्रकृति होती है वो ठोस से ही केवल गुजर सकती है। अब भैया थोड़े आगे बढ़े, अब इन्होंने मेंटल क्रॉस किया, मेंटल इन्होंने क्रॉस किया, मेंटल के बाद जैसे ही ये आउटर कोर में गए, मतलब बाहरी कोर में गए, तो वहां से पी वेव तो आप ये देख सकते हैं ना, येलो कलर से दिखा रहे हैं, पी वेव तो भैया इसके अंदर चली गई लेकिन इसकी गति कम हो गई काफी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो एस वेव थी वो यहाँ पर गई नहीं, एस वेव देखिए यहाँ से गायब हो गई। अब गायब होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ से अनुमान लगाया गया कि जो हमारी एस तरंग थी ना भैया वो इस एरिया में नहीं गई, तो ये तरल अवस्था में होगा, क्योंकि एस तरंग तरल अवस्था में नहीं जाती है, वो ठोस अवस्था में सिर्फ जाती है। इसीलिए हमको पता चल गया भैया जो आउटर कोर है वो लिक्विड अवस्था में है। ओके, तो इससे हमें समझ में आ गया ना ये लिक्विड अवस्था। अब आप लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि सर अगर गैसीय अवस्था में होता तब भी तो एस तरंग नहीं जाती, तो हमने ऐसा क्यों नहीं माना कि जो जो आउटर कोर है ना ये गैसीय अवस्था में है, हमने इसे तरल अवस्था में क्यों माना। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जो पी तरंग है ना भैया इसकी गति थी भैया थोड़ी ज्यादा थी, अगर एक गैसीय अवस्था में होता तो इसकी गति बहुत ज्यादा मंद हो जाती, लेकिन इसकी गति इतनी ज्यादा मंद नहीं होती है जितनी गैसीय अवस्था में इसकी होनी चाहिए थी। इसीलिए हमने इसकी गति के आधार पर अनुमान लगाया कि जो आउटर कोर है वो तरल अवस्था में है। तो हमें एस तरंग से ये पता चल गया भैया ये ठोस अवस्था में तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन हमारे पास दो थे कि आउटर कोर को हम या तो तरल माने या फिर गैस माने। तो हमने पी तरंग का अध्ययन किया, पी तरंग से हमको पता चला कि इसकी गति इतनी ज्यादा कम नहीं है कि ये गैसीय अवस्था में हो, लेकिन इतनी ज्यादा कम होगी कि ये तरल अवस्था में होगा। तो आपको पता चल गया ना कि आउटर कोर को हमने कैसे पता किया भैया कि ये तरल अवस्था में। जैसे ही फिर पी तरंग आउटर कोर से इनर कोर में प्रवेश की, फिर से इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हाई हो गई, मतलब अभी तक की जितनी परतें थी तीनों परतों को इसने जब पार किया उन सब में ज्यादा स्पीड किसकी थी भैया, इस मतलब इनर कोर में थी, मतलब अंदर का जो कोर है ना उसमें थी सबसे ज्यादा स्पीड पी तरंग की यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए माना गया जो सबसे जो हमारा आंतरिक कोर है ना उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व सबसे ज्यादा है। तो इससे प्रूव हो गया ना इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और दूसरा क्या, इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है तो इसीलिए माना गया एक किस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, क्योंकि पी तरंग की प्रकृति है ठोस अवस्था में इतनी अधिक गति हो सकती है, तरल अवस्था में इतनी अधिक गति नहीं हो सकती। इसीलिए हमको पता चल गया भैया अंदर वाला जो हमारा कोर है वो सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है। तो आप लोग समझ गए ना किस तरह से हमने पता किया कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। इसी के साथ में एक चीज हमको और भी आपको जाननी है, पृथ्वी की सतह में देखिए ये ये तरंगे जा रही हैं, तरंगे देखिए ये सीधी अवस्था में ना जाकर के ऐसे कर्व कर जा रही है ना, ये देखिए इस तरह से कर्व कर जा रही है, थोड़ा सा इस तरह से जा रही है ना, इस तरह से जा रही है ना। अब ये क्यों जा रही है भैया, इसकी भी एक विशेषता होती है, देखिए जितना ज्यादा कर्व होगा तो इससे माना जाता है कि पदार्थ है ना
उसकी संरचना, रासायनिक संरचना और संगठन बदल रहा है। तो जैसे जैसे एक कर्व ज्यादा करेंगी तो माना जाता है कि पदार्थ का जो रासायनिक संरचना और संगठन वो तीव्र गति से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये भी प्रूव हो गया कि हमारी पृथ्वी है वो एक तरह के एलिमेंट से मिलकर के नहीं बनी है, बल्कि बहुत सारे तरह के एलिमेंट है उनसे मिलकर के बनी है। क्योंकि जब जो तरंगे होती है ना वो पृथ्वी के अंदर जाती हैं तो वो कर्व कर्व हो जाता है, मतलब इस तरह से सीधी मार्ग पर ना चल करके कर्व के रूप में चलती हैं, जिससे ये प्रूव हो गया। अगर कर्व में चलती तो इसका मतलब क्या होता है कि जो जो संरचना है ना उसका रासायनिक संरचना और संगठन है वो बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको दूसरा पॉइंट लिखा भी है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर वो एक पिक लगाया नहीं है, शायद मैं भूल गया हूँ। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा ना तब मैं उसमें वो पिक लगा दूंगा, वहां पर आपका रिवीजन भी करा दूंगा। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा भूकंप है, तो भूकंप को जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो लास्ट में इसका भी रिवीजन करा दूंगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आपको टाइम मिलता है, आपका छोटा भाई है मतलब छोटी बहन है जो 9th-10th में पढ़ते हैं तो उनका रिविजन करा दीजिए। ओके, क्योंकि वो भी इसको पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, अगर नहीं भी पढ़ते हैं 6th-7th में भी जो इन तरह की चीजें होती हैं और आपको बतानी चाहिए, कुछ नई चीजें उनको सिखानी चाहिए, तो उनके साथ भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है अभी आपके पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहां पर आप डिस्कशन कर सकें, तो आप लोग अपने परिवार से, अपने जो फ्रेंड सर्कल है वहां पर ही इसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप खाली बैठे हैं तभी भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, सिर्फ पढ़ने के ज्यादा पढ़ने से भी ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादा पढ़ते रहेंगे ना तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो पागल नहीं हो रहे हैं, आराम से आपको पढ़ना है। तो कैसे आपको करना है, एक बार पढ़ लिए फिर उसका बार ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन कर लिए, जिससे आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा उस चीज को। पूरा बुक खोलो तो वो ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो बोरिंग ना बनाइए और मजे के साथ पढ़िए। जहां भी आपको देखने को मिले, कोई भी मूवी देखते हैं, मूवी के साथ में आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो इस तरह की आइसक्रीम होती है तो वहां से रिवीजन कर सकते हैं। आप तरबूज काट लेने जाते हैं, तरबूज को इस तरह से काटते हैं तो वहां से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आप प्याज छीलते हैं तो प्याज को छीलते वक्त आप जैसे पहली लेयर निकाले तो आप कहेंगे यार एक रस निकल आई, रस के बाद क्या आएगा, मेंटल आएगा। ओके, तो इस तरह से भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन का आप लोग पर्पस अलग अलग बना लीजिए, जरूरी नहीं यार कि आपको पढ़ने के लिए एक रूम और एकदम एकांत की जरूरत हो। जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं ना तब आपको एक एकांत की आवश्यकता होती है, एक रूम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप उसका रिवीजन करते हैं तो आप लोग डेली लाइफ से रिलेट करके अगर रिवीजन करेंगे ना तो ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे। उसको अपने आप से, जैसे कि कोई भी चीज देख रहे हैं ना उसके थ्रू रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि कॉपी पेन लेकर के फिर से पूरा बुक है उसको लाल पीला हरा गुलाबी कर दिए रंगते रंगते, तो ऐसा ना करिए। ओके, और अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और टेस्ट है वो आपको बुधवार को होगा, आकर के सभी लोग दीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करता हूँ।